नमस्कार, झारगोव.टीवी में आपका स्वागत है। सचिव से वार्ता कार्यक्रम के तहत हम सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाते रहे हैं। आज हम बात करेंगे शिक्षा की, बालिकाओं की शिक्षा की, साक्षरता की। शिक्षा वो रोशनी है जो व्यक्तित्व ही नहीं पूरे जीवन को आलोकित करती है। इस विषय से संबंधित जानकारियां साझा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, झारखंड में स्कूली शिक्षा को अपग्रेड करना अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। इसको लेकर विभाग की क्या तैयारी है? स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग 2015 से एक स्वतंत्र विभाग के रूप में काम कर रहा है। इसके अधीन लगभग राज्य के 70 लाख बच्चे जो कक्षा 1 से लेके 12 तक के हैं, विभिन्न बोर्डों के अधीन, वो उनका यहाँ से कंट्रोल होता है और उस पर काम किया जाता है। तो सबसे पहला ये है कि चाहे वो CBSE बोर्ड हो, उनके भी कुछ ना कुछ यहाँ से नियंत्रण है, बाकी मैक्सिमम लोग जैक के अंदर है। दूसरा सेट ये है कि अनिवार्य शिक्षा, जब से 2009 में एक्ट बना और 11 से उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है, उसके बाद से इसमें थोड़ी नई दिशा पकड़ी और उस दिशा में काम करने के लिए मुख्यतः वो कक्षा 1 से लेके 8 तक पे वो कंसंट्रेट करता है, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं। आज के दिन उसका असर ये है कि झारखंड उन गिने चुने राज्यों में है जहाँ पे जेंडर इनइक्वलिटी लगभग शून्य है। मतलब जितने लड़के और लड़कियाँ लगभग 100% इनरोल्ड हो रहे हैं और 100% वो कैरी ओवर हो रहे हैं। तो जो हमारा NER और GER है वो 100% से ऊपर है, बल्कि NER 100% से ऊपर है और उसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और सिमिलरली जो सोशल कैटेगरीज़ है उसमें भी कोई मेजर डिफरेंशिएशंस नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कुछ समय में प्राप्त किया गया। सर, ऐसा माना जाता है कि स्कूलों को निजी स्कूलों की तरह अपग्रेड किया जाए, उन्हें आधुनिक बनाया जाए, तो इससे गुणात्मक शिक्षा में सुधार होगा। आपकी क्या राय है इस विषय में? ये जो प्राइवेट स्कूल वर्सेस पब्लिक स्कूल है, पहले तो हमको लगता है इंडिया में सबसे मिसनामर ये है कि प्राइवेट स्कूल को हम पब्लिक स्कूल बोलते हैं कॉमन सेंस में। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मिसनामर है। तो जो निजी स्कूल हैं और जो सरकारी स्कूल हैं, इसमें बहुत जनरलाइज तरीके से लोग देखते हैं। निजी विद्यालय का जब नाम लिया जाता है तो लोगों के जहन में DPS, श्यामली और DAV जैसे कुछ गिने चुने रांची शहर के या जमशेदपुर शहर के लोयला और ये ऐसे 5 स्कूल को लेके पूरे प्राइवेट स्कूल के बारे में एक ओपिनियन बनाई जाती है। और जब सरकारी स्कूल की बात होती है तो जो सरकार का सबसे ख़राब कोई स्कूल होगा तो उससे उसको कंपेयर किया जाता है। तो पहला ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है अक्रॉस द बोर्ड कि ये प्राइवेट स्कूल वर्सेस सरकारी स्कूल। दूसरे, प्राइवेट स्कूल जो खोलते हैं उनको ये चॉइस है कि वो अपना स्कूल कहाँ पे खोलें और उनको ये चॉइस है कि वो किसको एडमिशन दें या किसको एडमिशन नहीं दें। सरकार के पास ये दोनों चॉइस एग्जिस्ट नहीं करती हैं। सरकार के ये कंपल्शन है कि सर्टेन लोकेशंस में वहाँ चाहे कोई ट्रांसपोर्ट है नहीं है, वहाँ पे स्कूल खुलते हैं, वहाँ पे लोगों को जाना पड़ता है और इनरोलमेंट होता है। तो सरकारी स्कूल जो हैं आज भी, जैसा हमने कहा, जो 70 लाख है उसका करीब 58 लाख बच्चों को आज भी सरकारी स्कूल ही कैटर कर रहे हैं। मुश्किल से 12 लाख लोगों को प्राइवेट स्कूल कैटर कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स भी हर किस्म के हैं,
बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो आरटी नॉर्म्स को पूरा नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं हैं, वो प्राइवेट चल रहे हैं और कहीं कहीं परीक्षा दिलाते हैं, प्राइवेट में फॉर्म भराते हैं। तो एक दूसरी कैटेगरी ऑफ प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट्स उतने ज़्यादा नहीं है। तो ये एक सरकारी और प्राइवेट का तुलनात्मक ब्यौरा है। चूँकि लर्निंग आउटपुट पे कोई तुलनात्मक नेशनल ब्यौरा मेरे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि प्राइवेट स्कूल इन जनरल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और इसमें बहुत एवरेज पढ़ाई होती है। लेकिन जो पिछला 2017 का नैस हुआ था, जो कक्षा 3, 5, 8 और 10 के लिए हुआ था, उस नैस के रिजल्ट में झारखंड ने देश में 7वां स्थान प्राप्त किया था। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट झारखंड का था। चूँकि उसमें प्राइवेट स्कूल पार्टिसिपेट नहीं किए थे, इसलिए तुलना हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भी देश के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसके वीज़ा भी हमारी स्थिति काफ़ी ठीक थी। एक और जो इंडिपेंडेंट एजेंसी का वैल्यूएशन है, हम उसी को शेयर करेंगे। एक भारत सरकार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार चलाती है 2 सालों से। लास्ट ईयर झारखंड इकलौता राज्य था जिसके 3 स्कूल उसमें नेशनल अवार्ड के लिए चिन्हित किए गए थे। ईस्टर्न इंडिया में किसी भी स्टेट का 1 से ज़्यादा स्कूल नहीं था और पूरे देश में हम ही लोग इकलौते थे जिसके 3 सरकारी स्कूल थे और बाकी जिसके 1 आध स्कूल थे भी वो सारे प्राइवेट स्कूल थे। तो अगर इस मामले में हम सरकारी वर्सेस प्राइवेट कहें, जहां सरकारी भी प्राइवेट भी पार्टिसिपेट किए थे, तो हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी से प्राइवेट से कम बेटर था। मतलब प्रतिभा सरकारी स्कूलों में भी निखरती है और वे चाहे मौका मिले तो बड़ा कर सकते हैं, करते हैं। अगर इस पे हम आपको बताएं, आकांक्षा एक हम कोचिंग चलाते हैं जो 11-12 में जो बच्चों को पढ़ाते हैं और वो जेई का एग्ज़ाम्स देते हैं। पिछले साल हमारे यहाँ जो 40 बच्चे पढ़ रहे थे रांची में, उसमें से 18 ने जेई क्रैक किया था। शायद ही कोई प्राइवेट स्कूल होगा जिसके इतने बच्चे परसेंटेज टर्म्स में जेई क्रैक किए हों। मतलब ये सारे हम इंडिपेंडेंट वैल्यूएशंस की इसीलिए बात कर रहे हैं। हम इंटरनल वैल्यूएशन को हम ज़्यादा रिलाई नहीं करते क्योंकि उस पर लोगों को विश्वास नहीं होता। तो ये जेई ने जो एग्ज़ाम कराया और पूरे झारखंड में हमारे करीब 35 बच्चे क्वालिफाई किए थे। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हमारे लिए। सर, एक अहम सवाल है, झारखंड में कई इलाके ऐसे हैं जो जटिल भौगोलिक परिस्थितियों में है। वहाँ पे आमतौर पे या तो स्कूलों का अभाव है या फिर स्कूल इतने दूर हैं कि बच्चों को मीलों पैदल जाना पड़ता है, जिससे कुछ बच्चे या तो मुश्किल से पढ़ाई करते हैं या ड्रॉप आउट होते हैं। तो ऐसी समस्या के निराकरण के लिए विभाग किस तरह के प्रयास कर रहा है? इसको 2 पार्ट में देखने की आवश्यकता है। एक है एलिमेंट्री स्कूल जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक होते हैं, उसमें ड्रॉप आउट 0 हो चुका है। तो उसमें कोई प्रश्न आज के दिन नहीं है और हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे स्कूल्स हैं। बल्कि आलम ये है कि कुछ ज़्यादा स्कूल हैं। कुछ ऐसी पंचायतें हैं जिसमें 25-25 स्कूल खुले हुए हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। बहुत कम ऐसी पंचायतें हैं जहां 10 से कम स्कूल हैं। तो इस किस्म के इतने स्कूल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उसके बाद 9 से 12 तक का जो कक्षा है, जिसे माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक हम कहते हैं, कॉमन भाषा में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, इसको थोड़ा डिफरेंटली देखने की आवश्यकता है क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड पढ़ाई है तो इसके लिए स्पेशलाइज्ड टीचर्स की भी आवश्यकता होती है। तो हाई स्कूल में डेफिनेटली हम लोगों के रिटेंशन बढ़े हैं, लेकिन अभी भी हमारा नेशनल एवरेज के करीब 51 नेशनल है, 50 पॉइंट कुछ हम लोग हैं। तो वहाँ पे हमको इम्प्रूव करना है क्योंकि हमारा SDG में गोल है
कि हम 100% सेकेंडरी स्कूलिंग इंश्योर करेंगे। तो ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज आज के दिन है जिस पे हम काम कर रहे हैं। और जो +2 का एडुकेशन है वो चूँकि एडुकेशन डिपार्टमेंट ने पिछले 3-4 साल से उसको टेकअप किया है, तो उसमें और भी लंबी लड़ाई है। वो भी करीब 30-32% पे हम लोग हावर कर रहे हैं, जबकि नेशनल एवरेज करीब 37%। मैं खास तौर पे गरीब और आदिवासी बच्चों की बात कर रहा था, जो या तो पहाड़ पर उनका गांव होता है या फिर ऐसी परिस्थिति में होता है कि जहां बुनियादी सुविधाएं बहुत मुश्किल से पहुंचती हैं। वैसी जगहों पर अगर स्कूल का अभाव हो तो बच्चे कैसे? ऐसे लोगों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है जी। इसके अलावा राज्य में हम करीब 270-75 हम रेसिडेंशियल स्कूल चला रहे हैं, जिसमें ब्रीथिंग फ्री है। और कल्याण विभाग ऐसे जैसे पहाड़िया हुए या उनके लिए उनके बहुत सारे स्पेशलाइज्ड रेसिडेंशियल स्कूल चल रहे हैं। तो जब स्कूल एडुकेशन को नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि खाली हमारी तरफ लोग देखते हैं, बट इसका एक सब्सटेंटिव पार्ट है जो कल्याण विभाग भी हैंडल करता है, ख़ास तौर से जो अंडर प्रिविलेज्ड। हमारे यहाँ तो यूनिफॉर्म है सबके लिए, बट स्पेसिफिक फॉर अंडर प्रिविलेज दे हैव स्पेशल स्कीम्स एंड दे आर आल्सो रनिंग लॉट ऑफ स्कूल्स। सर, अब बात बेटियों की करते हैं। झारखंड सरकार का बेटियों की शिक्षा पर काफ़ी जोर रहा है और अभी एक सुकन्या योजना अब शुरू हुई है। इससे उम्मीद जगी है कि बेटियों की शिक्षा में व्यापक बदलाव आएगा सुकन्या योजना से। तो इस योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए विभाग का कोई रोड मैप तैयार है? सुकन्या योजना के पहले एक स्कीम चलती थी, विद्या लाडली लक्ष्मी योजना, जो ये डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेट कर रहा था। सुकन्या योजना का एडमिनिस्ट्रेशन समाज कल्याण विभाग के अधीन है, तो हमको और समाज कल्याण को इन टैंडम वर्क करके उसको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट समाज कल्याण है, तो उनको जो भी अपेक्षित सहयोग है, क्योंकि अपेक्षित सहयोग एक ही है कि लड़कियों का डेटाबेस क्या है। तो यूडाइस पे हमारे डेटाबेस अपडेटेड हैं, एनीबडी एनी टाइम कैन सी इट एंड यूज़ इट। तो वो एक डेटाबेस का इशू रिजॉल्व है। बाकी जो मनी ट्रांसफ़र करना है डीबीटी के थ्रू वो ट्रांसफ़र करेंगे। हाँ, हम लोगों ने कैबिनेट नोट बनाया है, अपने विभागीय मंत्री का अनुमोदन लिया है। जो हमारी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक हाई स्कूल इंटर की है, उसमें लड़कियों को ऐसे जेंडर गैप नहीं है, लड़के और लड़कियां लगभग बराबर ही हैं। फिर भी लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने जो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी थी उसको चेंज कर दिए। वो अब 6 के से स्टार्ट होती थी, अब हमने उसको 9th से स्टार्ट कर दिया है और उसको पूरा रीडिज़ाइन कर रहे हैं। कैबिनेट अप्रूवल के लिए वो जा रहा है जी। वो तो पहले से लेकर वैवाहिक अवस्था तक, विवाह तक उनके उसमें उस योजना में है। हालांकि लॉन्च किया उसमें, लेकिन हम इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए जी 9 से 12 में हम लड़कियों का इनरोल, जैसा हमने आपको पहले बताया कि नेशनल एवरेज से हम थोड़ा कहीं कहीं नीचे हैं, तो उसको हमको अचीव करने के लिए हम उसको एज ए इंस्ट्रूमेंटलिटी यूज़ कर रहे हैं, जो अपने डिपार्टमेंट की स्कीम थी। उसके अलावा एक स्कीम और हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, वो थोड़ी और एम्बिशियस है कि राज्य के जो मेधावी छात्र हैं, मुख्यमंत्री मेधा योजना, उसको इंडिपेंडेंटली हम असेस करके 1000 लोगों को चिन्हित करेंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, इकोनॉमिक, ओनली सिंपल एंड टैलेंट। नहीं, पूरे राज्य में 1000 पहले, और उनको हम 12,000 रुपये सालाना की फेलोशिप देंगे। लेकिन ये बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप ये है कि हम उनको ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे स्कूल में पढ़िए, हम ये पैसा दे रहे हैं आप किसी भी स्कूल में पढ़िए। चूँकि वो सिटीजन ऑफ झारखंड हैं, तो उनको ये कहीं पे पढ़ सकते हैं। वो अगर 12,000 में वो DPS में पढ़ना चाहते हैं तो वी विल नॉट हैव ए प्रॉब्लम, हम उनको मैप करके। तो ये एक हम लोगों का बहुत मेजर स्टेप हम लोग बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद जिला स्तर पे, हम ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे भी हम लोग
थोड़े फेलोशिप कम करेंगे, 12,000 नहीं देंगे, लेकिन उसमें भी लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत मैसिव हम लोगों का एक, उम्मीद करता हूँ कि इससे छात्रों को काफ़ी मदद मिलेगी। अब एक और अहम बात है सर कि क्या ऐसी कोई योजना है विभाग के पास जिससे बच्चों को स्कूल में स्मार्ट क्लास के जरिए तकनीकी रूप से शिक्षा दी जाए? इसके लिए पहले से ही एक रमसा जब चलता था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तो उसके तहत आईसीटी एक कंपोनेंट होता था और उसमें एक मॉडल था 10 कंप्यूटर सेट का। वो मेरे करीब 465 स्कूलों में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। इस साल हम लोग अनदर 500 स्कूल में उसको कवर कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग स्मार्ट क्लास और वाइट बोर्ड, इसके लिए पिछली साल 9 से 12 के जैसे ही स्कूल जहां 300 से ज़्यादा विद्यार्थी हैं, शायद मार्च नहीं तो जून तक हमारा इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसका एक नेशनल वर्कशॉप रखा हुआ है। तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू किया था और उसके तहत हम लोग इस काम को और करेंगे। तो ये एडिशनल टू जो आईसीटी कंपोनेंट है समग्र शिक्षा का, अब समग्र शिक्षा हो गया, और प्लस ये, तो दोनों मिलके हमको लगता है कि जितने हमारे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट हैं ये जून तक 100% कवर हो जाए। सर, राज्य में शिक्षकों की कमी एक बड़ी समस्या रही है। हालांकि ये कई राज्यों की समस्या है, झारखंड में भी इस समस्या से निदान पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल झारखंड में स्कूलों में शिक्षक ज़रूरत के मुताबिक मौजूद हों, इसके लिए कुछ प्रयास चल रहा है? जहाँ तक एलिमेंट्री स्कूल्स की बात है, हमारे नियमित टीचर और जो पैरा टीचर्स हैं उनको मिला के हमारा पीटीआर 29 का है, जबकि आरटी नाम्स कहता है 30। तो हमारे पास जो नेशनल स्टैंडर्ड है या स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है उसके अनुरूप टीचर्स हैं। जो चैलेंज है टीचर्स की कमी से ज़्यादा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर्स है। ये संभव है कि ऐसे स्कूलों में टीचर हैं जहां उस विषय को पढ़ने वाला कोई छात्र नहीं है, और ये समस्या जब स्पेशलाइज्ड पढ़ाई की होती है, जो +2 की पढ़ाई है, तो हम लोगों को ये एक बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि +2 के स्कूल कहाँ खोले जाएं, उसको सब्जेक्ट स्पेसिफिक खोला जाए ताकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स दिए जा सके। एक जनरल इंस्ट्रक्शन से और जनरल आर्डर से कि सभी जगह हम 11 शिक्षक रख देंगे, जो अभी की नीति है, वो एक अननेसेसरी एक्स्ट्रा बर्डन स्टेट एक्सचेकर पे डाल रही है, और बहुत सारे टीचर्स उसमें ऐसे हैं कि जिसके लिए कोई काम नहीं है। दूसरा, विभाग में जो बहुत पहले से टीचर्स के सब्जेक्ट वाइज रिक्रूटमेंट की पॉलिसी है उसको बहुत मेजर चेंज करने की आवश्यकता है। उस पर हमने एक कमेटी बनाई है डायरेक्टर सेकेंडरी के लेवल पे, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। वो एक बहुत मेजर इशू है, क्योंकि एक दिन मेरे पास कोई आया कि मैं फारसी का टीचर हूँ, तो मैंने जैक का रिजल्ट्स देखा तो फारसी में कोई बच्चा अपीयर ही नहीं होता है। तो पता चला कि भाई किसको आप पढ़ाने के लिए टीचर अपॉइंट हुए हैं। तो ये एक पॉलिसी इश्यूज हैं कि स्कूलों को, खासतौर से हाई स्कूल, इंटर, रेसिडेंशियल स्कूल्स के रेशलाइजेशन या रीऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि हम साइंस हर स्कूल में रखेंगे तो हमको हर जगह फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इसके टीचर्स देने पड़ेंगे, बायोलॉजी के तो 5 टीचर देने पड़ेंगे। अब जैसे मेरी कस्तूरबा है, मुश्किल से उसमें 100 बच्चे रहते हैं, उसमें से 5 बच्चे इस सब्जेक्ट को एडाप्ट करते हैं। तो क्या हम ये 5 टीचर जिस पे हमारी कम से कम 30 लाख रुपए पर एनम एक्सपेंडिचर होगा, 30 से 40 लाख, फिर उतने लैब बनाने में, तो क्या ये वर्थ है कि हम 5 बच्चे पे 40 लाख रुपया खर्च करें? तो ये पूरा नीतिगत निर्णय जो है, ये एक इस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं कि इन स्कूलों को रीऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, कि एक साइंस का रहेगा, एक कॉमर्स का रहेगा,
आर्ट्स को हो सकता है चूंकि ज़्यादा लोग ऑप्ट कर रहे हैं तो ब्लॉक लेवल पे हम लोग छोड़ दें। रेसिडेंशियल स्कूल जिसमें हम हर चीज़ फ्री दे रहे हैं, तो बच्चा अपने ब्लॉक में पढ़ रहा है या जिला हेडक्वार्टर में पढ़ रहा है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कई मंचों पर कहते रहे हैं कि अब जो गांव में बसते हैं, जंगलों में बसते हैं, वहाँ के बच्चे अपनी मातृभाषा में भी पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे मुंडारी, संथाली हो, इस तरह की भाषाओं में भी। क्या उसके लिए भी कुछ काम चल रहा है? नहीं, इस पे ऑलरेडी काम हो चुका है। जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे यूनिसेफ है, तो उनके साथ डिटेल डिस्कशन के बाद ये जो लिंग्विस्टिक मातृभाषा में पढ़ाई हो, वो चूँकि झारखंड में बहुत ज़्यादा रीजनल लैंग्वेजेस हैं और जो नेशनल लैंग्वेज के रूप में हिंदी है और स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इंग्लिश जो है जो ग्लोबली और फेयर कंपटीशन में लोगों को मदद करती है, तो ये दोनों तो पढ़ाना ज़रूरी है। तो यूनिसेफ की स्टडी कहती है कि आप बच्चे को कक्षा 2 तक उसकी मातृभाषा में पढ़ने दीजिए और उसके बाद उसका ट्रांजिशन आप हिंदी इंग्लिश जिसमें हाँ उसमें आप शिफ्ट कर दीजिए। तो उस जो एक अथॉरिटी का रिकमेंडेशन था, उसके आधार पे हम लोग पिछले 3 साल से 6 ट्राइबल लैंग्वेज और 2 रीजनल लैंग्वेज बंगाली एंड उड़िया, तो 8 लैंग्वेज में हम दर्जा 2 तक की बुक प्रिंट करा रहे हैं, स्कूल आइडेंटिफाई किए हैं और उनको बुक्स दे रहे हैं। सर, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, झारखंड में इन दिनों पारा शिक्षकों की समस्या काफ़ी सुर्खियों में है। इससे शिक्षा व्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ा है और इससे दूर करने के लिए, गतिरोध को निपटाने के लिए विभाग क्या प्रयास कर रहा है? पारा शिक्षक भी पूरे सिस्टम के एक एलिमेंट्री एजुकेशन के एक इंटीग्रल पार्ट है और उनकी संख्या करीब 64,000 के करीब है। तो निचले ये कहना कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये अनुचित होगा। अगर 64,000 लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके प्रभाव पड़ रहे हैं। करीब 10,000 ऐसे स्कूल हैं जो बंद हैं 2 महीने से। वो ठीक है, वो बड़े स्कूल नहीं हैं, वो प्राइमरी स्कूल हैं। वो 10,000 में हो सकता है कि कुल मिलके 2 लाख या 2.5 लाख बच्चे ही इन्वॉल्व हों। किसी का इनरोलमेंट 10 है, किसी का 20 है, किसी का 25 है, लेकिन वो स्कूल प्रभावित हैं और बुरी तरीके से प्रभावित हैं। लेकिन बाकी जो स्कूल हैं उसमें एक्चुअली उतना व्यापक असर नहीं पड़ा, जहाँ 6 से ऊपर की पढ़ाई होती है। और जो बड़े प्राइमरी स्कूल हैं जहाँ 100 बच्चे या 100 बच्चे से ऊपर वाले हैं, वहाँ पे कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि इसके 2 एडवांटेज थे। एक तो हम लोगों ने कुछ स्कूलों के पुनर्गठन किए थे, तो जो छोटे स्कूल थे करीब 5-6 हज़ार जो 2 फेज़ में हुआ, तो वो कुछ अब ऑलरेडी बड़े स्कूल में वो बच्चे शिफ्ट हो गए थे। और बड़े स्कूलों में रेगुलर टीचर्स हैं और अभी हर साल ये होता है कि जो DLED और B.Ed की ट्रेनिंग करते रहते हैं वो नवंबर से आके इन स्कूलों में पढ़ाते हैं। तो उन स्कूलों में ये समस्या का कोई असर नहीं है। लेकिन ये 10,000 जो स्कूल हैं उसमें निश्चित रूप से इसका असर है। करीब 9-10 हज़ार पैरा शिक्षक वर्क पे भी हैं, ये भी एक दूसरा एस्पेक्ट है। अब ये है कि ये लोग हमेशा इस तरीके की स्ट्राइक मांग और ये क्यों करते हैं तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है कि 2012 में एक PIL हुई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अपने डिविजनल बेंच के आर्डर में चीफ जस्टिस हेडेड था उस समय के जो, तो उन्होंने कहा कि इनको नियमितीकरण नहीं किया जा सकता। बहुत क्लियर आर्डर है उस समय का उनका। इनको सेम फैसिलिटी नहीं दी जा सकती है जो रेगुलर टीचर्स को दी जा। ये लोग
एक तरीके के अपने जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पे बार्गेन करें। इसमें मेरे कोई वर्ड नहीं है, ये जो चीफ जस्टिस साहब के जजमेंट में लिखे हुए हैं। और सिमिलर किस्म के मामले में जो उनके मांग है नियमितीकरण की, उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों को नियमित किया था, करीब 1-1.5 लाख लोगों को, और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया और वहाँ के जो पैरा शिक्षक हैं वो आज 10,000 रुपये खाली 11 महीने के लिए पाते हैं, उस पर वो कार्यरत हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नहीं किया जा सकता। तो उसी तरीके की मांग वो यहाँ पे कर रहे हैं और उस पर उनकी हठधर्मिता है कि नहीं हमको ये चाहिए। उसके नाते तो आप ऐसा चीज़ अगर मांग लीजिए, मैंने आपको अगर कोई इशू को रिजॉल्व नहीं करना है तो ऐसा चीज़ करके बैठ जाइए कि जो हो ही नहीं सकता है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने वार्ता के लिए आमंत्रित भी किया था। नहीं, वार्ता तो अप्रैल से वार्ताएं चल रही हैं। एक अप्रैल में कमेटी बनी थी श्री के खंडेलवाल साहब की अध्यक्षता में, और उसमें मैं भी एक मेंबर था, फाइनेंस मेंबर थे, और उसमें उनके भी 3 मेंबर्स थे। उस पर सारे बात को डिस्कस करके लास्ट एक्टिव मेंबर थे, एक रिपोर्ट आई। वो रिपोर्ट भी उन लोगों की इसी हठधर्मिता के नाते, जिसमें उनकी सभी इश्यूज़ को एड्रेस कर दिया गया था, लागू नहीं हुआ। उसके बाद मुख्य सचिव ने उनके साथ 8 नवंबर को एक वार्ता की थी, जिसका उन्होंने उनकी बातों को नहीं माना। उसके बाद सरकार के निर्देश के क्रम में विभाग की मंत्री ने वार्ता की और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बना दी है विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में, जिसमें वित्त, अपर मुख्य सचिव वित्त और विकास आयुक्त और मैं, ये 3 लोग और मेंबर हैं। तो ये 4 लोगों की एक कमेटी है। इस पे भी 4 तारीख को विमर्श हुआ था। कमेटी ने करीब उनको 25% से ज़्यादा ऑनरेरियम बढ़ाने का ऑफ़र दिया था, और बाकी और कोई इशू थे नहीं उनके, बाकी पहले से ही कमेटी ने एड्रेस कर रखे थे। और जो हम गेस कर सकते हैं, ऐसे तो वो कह रहे हैं हम यूनाइटेड हैं, लेकिन उसके नाते उनके बीच में भी ये था कि नहीं, अब हम लोगों को तोड़ देना चाहिए। कई बार उन लोगों ने कहा कि अब हम लोग इतनी लंबी स्ट्राइक कर रहे हैं तो पब्लिक हम लोगों के अगेंस्ट हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली वो गए और उन्होंने फिर कहा कि नहीं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके नाते और कई काम पेंडिंग है, जैसे कुछ लोगों की रिकाउंसलिंग होके उनको अपॉइंट होना है। अब इनकी डिलेमा ये है कि मुश्किल से 13,000 ऐसे लोग हैं जो टेट पास हैं, मतलब वो शिक्षक बनने की अर्हता रखते हैं, इफ़ दे आर अदरवाइज एलिजिबल एज पर रोस्टर एंड अदर थिंग्स। बाकी 64,000 में जो 10,000 हैं वो तो अनट्रेंड हैं, वो 1 अप्रैल से वो पैरा शिक्षक भी नहीं रह जाएंगे एज पर RT रेगुलेशन। और जो करीब 35-36 हज़ार बचते हैं वो लोग टेट पास ही नहीं हैं, तो मतलब वो शिक्षक बन ही नहीं सकते। तो ये मतलब रियलिटी है, लेकिन हमको लगता है कि हम उसी से अपनी बात समाप्त करेंगे कि जो माननीय उच्च न्यायालय झारखंड ने कहा था कि न्यूमेरिकल बल के आधार पर वो इसमें बाधा बने हुए हैं। आपने शिक्षा से जुड़ी, बालिका शिक्षा से जुड़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई तमाम बहुमूल्य जानकारियां दी, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू। ये थे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह जी। इनके द्वारा दी गई शिक्षा से संबंधित बहुमूल्य जानकारियां आपके काम आएगी, इसी विश्वास के साथ आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।